नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। महाराष्ट्र के पुणे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनसीपी प्रमुख शरद पवार एक साथ एक मंच पर नजर आए। मौका था तिलक पुरस्कार समारोह में प्रधानमंत्री मोदी को सम्मान दिए जाने का, लेकिन इन तस्वीरों के सामने आने के बाद मिशन 2024 की विपक्षी एकता की कोशिशों को जोर का झटका धीरे से माना जा रहा है। राजनीति के जानकार भी ये मानते हैं कि शरद पवार ने यूं ही पीएम मोदी के साथ मंच साझा नहीं किया, बल्कि इसके पीछे भी मराठा छत्रप की सियासी चाल मानी जा रही है। दरअसल शरद पवार ने अपने इस कदम से एक तीर से कई निशाने साधे हैं। सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक मंच पर नजर आए राजनीतिक जगत के दो दिग्गज, पीएम मोदी और शरद पवार के मंच साझा करने पर सियासी पारा हाई। मराठा छत्रप शरद पवार ने एक तीर से साधे कई निशाने। विपक्षी गठबंधन INDIA की चढ़ने लगी त्योरियां। महाराष्ट्र की इस तस्वीर ने आज पूरे देश को कंफ्यूज कर दिया। पक्ष और विपक्ष के बीच संसद में मचे घमासान के बीच दोनों पक्ष के दो दिग्गजों का याराना काफी कुछ सवाल छोड़ गया। मंगलवार को महाराष्ट्र के पुणे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम की खासियत ये रही कि विपक्षी एकता की कवायद और एनसीपी में टूट के बीच महाराष्ट्र की राजनीति के भीष्म पितामह कहे जाने वाले एनसीपी चीफ शरद पवार ने भी मंच साझा किया। राजनीति के दो दिग्गजों की तस्वीरें एक साथ सामने आने के बाद सियासत के बाजार में अफवाहों का दौर तेज हो चुका है। सवाल इस बात को लेकर उठने लगे हैं कि शरद पवार के मन में आखिर क्या है। सहयोगियों की अपील को दरकिनार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच साझा करना विपक्षी गठबंधन INDIA को रास नहीं आ रहा। शिवसेना उद्धव गुट के साथ कांग्रेस भी शरद पवार के इस कदम से नाखुश बताई जा रही है, लेकिन राजनीति के जानकार मानते हैं शरद पवार ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। दोन प्रकारचे नेत्याच्या संघटनेमध्ये होती, ज्याला नवा म्हणून ओळखलं जायचं आणि जहाल म्हणून ओळखलं जायचं, आणि या जहालांचं प्रतिनिधित्व हे लोकमान्यांनी केलेलं होतं। लोकमान्यांनी स्वराज्यवादा जन्मसिद्ध अधिकार है। राजनीति के दो दिग्गज एक साथ, पीएम मोदी और शरद पवार ने हाथ मिलाए। दोनों ने मिलकर जमकर ठहाके लगाए। तस्वीरें विपक्षी गठबंधन INDIA को विचलित कर सकती हैं। राजनीति का ऊंट कब किस करवट बैठ जाए, इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल है, और महाराष्ट्र की राजनीति के इस भीष्म पितामह को समझना भी हर किसी के बस की बात नहीं। प्रधानमंत्री मोदी और शरद पवार की ये तस्वीरें विपक्षी गठबंधन INDIA को विचलित करने लगी हैं। इसकी बानगी भी देखने को मिल रही है। पीएम मोदी भी जानते हैं कि इन तस्वीरों का मतलब क्या है। एक तरफ विपक्षी एकता की कस्में हैं, तो दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन का दरख्त माने जाने वाले शरद पवार का ये सियासी अंदाज, जो इस बात को साबित करता है कि राजनीति की बिसात पर कौन से मोहरे कब और कहां फिट करने हैं, ये शायद शरद पवार से बेहतर कोई नहीं जानता। साथियों, आज आजादी के 75 वर्ष बाद देश अपने अमृतकाल को कर्तव्य काल के रूप में देख रहा है। हम देशवासी अपने अपने स्तर से देश के सपनों और संकल्पों को ध्यान में रखकर काम कर रहे हैं। इसलिए आज विश्व भी भारत में भविष्य देख रहा है। हमारे प्रयास आज पूरी मानवता के लिए एक आश्वासन बन रहे हैं। मैं मानता हूं कि लोकमान्य आज जहां भी उनकी आत्मा होगी, वो हमें देख रहे हैं। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शरद पवार का मंच साझा करना कांग्रेस को पहले ही रास नहीं आ रहा था। वहीं शिवसेना उद्धव गुट के भी शरद पवार के मंच साझा करने पर तेवर तल्ख हैं। अपने मुखपत्र सामना के जरिए शिवसेना उद्धव गुट ने इस मुलाकात पर सवाल खड़े किए। सामना के मुखपत्र में पीएम मोदी और बीजेपी तो रडार पर थे ही, अप्रत्यक्ष तरीके से शरद पवार पर भी निशाना साधा गया।
राजनीति के अखाड़े में कब कौन सा दाव मारना है, सियासत के सूरमा ये अच्छी तरह से जानते हैं। विपक्षी गठबंधन INDIA की हवा कैसे निकालनी है, प्रधानमंत्री मोदी इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं। और कहा भी जाता है कि सियासत में हमेशा 1 और 1 2 नहीं होते, कभी कभी 11 भी हो जाते हैं। वहीं शरद पवार ने भी एक तीर से कई निशाने साधते हुए संदेश दिया है कि वो किसी दबाव में आकर राजनीति नहीं करते। विपक्षी एकता का भी जहां एक संदेश दे दिया, तो वहीं भतीजे अजीत पवार तक भी संदेश जरूर पहुंचा है कि जिस स्कूल के वो छात्र रहे हैं, सीनियर पवार उसके हेडमास्टर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, AP न्यूज। जहां तो शरद पवार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करने को लेकर अब तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल महाविकास आघाड़ी के मन में भी हैं और सवाल इस बात को लेकर भी है क्या मिशन 2024 को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया के लिए एक बड़ा झटका है। हम इसी पर चर्चा करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के सभी सम्मानित अतिथियों से। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अश्वनी शाही साहब इस कार्यक्रम में शामिल हैं। चंद्रेश कुमार सिंह जी हैं, आप प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी हैं। प्रोफेसर KK त्रिपाठी जी JDU का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, आप पार्टी के प्रवक्ता हैं। मुकलेश शेख साहब हैं, आप नेता NCP हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत मुकलेश जी मैं आपसे ही करना चाह रहा हूं, पवार साहब के मन में चल क्या रहा है? क्या बात है, पवार साहब चर्चा है देश में, पवार साहब नेता है देश का। पवार साहब जब आह करते हैं तो लोगों को तकलीफ हो जाती है। पवार साहब नरेंद्र मोदी जी देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। प्राइम मिनिस्टर के साथ अगर गया है तो बीजेपी का मंच नहीं था, वो था ये एक 3 महीना पहले उन्होंने न्योता दिया था। और उन न्योता को चाहे प्राइम मिनिस्टर आए नरेंद्र जी या ममता बनर्जी आए या महबूबा मुफ्ती आए, तो प्राइम मिनिस्टर के तो प्रोग्राम था नहीं, तो उसमें जाने पर इतना हंगामा क्यों साहब? मैं ये पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि पवार साहब महाराष्ट्र के नेता है नहीं, ये देश का नेता है और वो मराठों की राजनीति हमेशा अच्छे ढंग से करते हैं। तो आज राजनीति करने नहीं गया है, आज ये जो है उन्होंने विकास के लिए गया है, जो जनता के लोगों ने बुलाया उनके लिए गया है। वो काफी सालों से चलते हुए आ रहा है। नरेंद्र मोदी जी को पुरस्कार दिया है, उनको मुबारकबाद देने गया है, मेरा यही कहना है। और दूसरा कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो। नहीं, ये बात आप लोग अपने सहयोगियों को नहीं समझा पाए, महाविकास आघाड़ी हो या फिर जो स्पेशल 26 बनकर तैयार हो रहा है? देखिए, अगर हम पानी पी रहा है तो आप अगर देखिए हम अगर पानी पी रहा है तो आप अगर दूर से बोलोगे कि पानी नहीं था, आप जहर पी रहे हो, तो मैं तो उसकी आंखों में आंखें डाल के नहीं बोल सकता कि मैं पानी पी रहा हूँ, पानी पी रहा हूँ। हम हमारी जगह ठीक है। उसमें सुशील कुमार शिंदे साहब भी गए थे, उनको तो मित्र बताया प्राइम मिनिस्टर से, भारत के गृह मंत्री था क्या सुशील कुमार शिंदे साहब, क्या नरेंद्र मोदी साहब के मित्र हो सकते हैं? तो शरद पवार साहब उनके मत में नहीं जा सकता है, वो सीनियर लीडर है। जो शरद पवार साहब से हमारे नरेंद्र जी मोदी साहब हमेशा उनसे कुछ सलाह भी लेते थे, और भारत के देश के सभी लोग सीनियर लीडर मानते हैं शरद पवार साहब को। तो मैं समझता हूँ साहब ये मेरे हिसाब से, मेरी पार्टी के हिसाब से कोई रॉन्ग और गलत है। जिन्हें बुरा लगे उन्हें बुरा लगने दीजिए। हमारी जो गठबंधन है वो आगे देखा जाएगा, हम अपनी जगह ठीक है। ठीक है चंद्रेश भाई, क्यों नाराज हैं आप लोग? खुलकर नाराजगी भी जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, स्थिति तो ये हो गई। नहीं, ये मीडिया में बनाया गया परसेप्शन है, कहीं किसी को कोई नाराजगी नहीं है। इंडिया लगातार मजबूत होता जा रहा है और अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर है। किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं का मिलना जुलना एक स्वाभाविक प्रक्रिया होता है और उसे एक सामान्य प्रक्रिया के रूप में ही देखना चाहिए। इसका सियासी नतीजा या सियासी समीकरण से जोड़कर इसको नहीं देखा जाना चाहिए जब तक कि शरद पवार साहब स्वयं कोई बात स्पष्ट रूप से न कहें। वह इस देश के सम्मानित नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, हम सबके अभिभावक हैं और हम सब उनका बड़ा आदर और सम्मान करते हैं। तो शरद पवार साहब, हमें मालूम है कि जो भी निर्णय लेंगे देश की समकालीन परिस्थिति को ध्यान में रखकर निर्णय लेंगे और राष्ट्र हित में निर्णय लेंगे। और हम हमेशा वर्तमान में विश्वास रखते हैं। कल क्या होगा वो न तो आप देखें न तो हम देखें। यानी संशय है मन में? नहीं, कोई संशय नहीं है, कोई संशय नहीं है। शरद पवार साहब देश के दिग्गज नेता हैं और हम सबके आदरणीय हैं। नहीं, इस बात पे कोई दो राय नहीं है कि राजनीति का छत्रप कहा जाता है और खासतौर पर महाराष्ट्र की सियासत है, बीच में पितामह की संज्ञा अगर उन्हें दी जाती है तो अपने आप में अंदाजा उनके कद का लगाया जा सकता है। लेकिन कहते हैं ना कि शरद पवार साहब चलते कहीं और हैं,
सफर उनका कहीं और तय होता है और मंजिल कहीं पर और हो जाती है। इस बात को लेकर तो ये भी लोग कहते हैं कि भाई अगला कदम उनका क्या होगा ये तो कोई नहीं जान सकता। आज जो है प्रधानमंत्री जी के साथ वो आपने कदम मिलाते हुए देखा है, समझिए इशारा कहीं और है, तो समझते रहिए क्या दिक्कत है। नहीं तो महाराष्ट्र कांग्रेस इकाई इस चीज को क्यों नहीं समझ रही? वो कह रहे हैं कि हमने तो अनुरोध किया था, उधर शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से। सामना का लेख पढ़ा आपने? देखिए ऐसा है, सामना हो, उद्धव ठाकरे साहब हो, हमारी पार्टी हो, कोई भी हो, सबका अपना अलग अलग मत होता है, विचार होता है। लोकतंत्र में सबको कहने और बोलने का अधिकार है। हम भारतीय जनता पार्टी और उनके राज्य की तरह नहीं है जहाँ लोकतंत्र ही नहीं है, बोलने का अधिकार ही नहीं है। एक आदमी प्रधानमंत्री नहीं, अभी तो अश्वनी शाही साहब ने एक शब्द बोला भी नहीं अभी तक, तो मैं उनके पास गया भी नहीं। मैं आऊंगा। नहीं ठीक है, उनके पास जाइएगा। बस मैं इतना बता देना चाहता हूँ कि यह सांस्कृतिक मंच है और इस पर किसी भी तरह का राजनीति नहीं होना चाहिए और ना ही इसे राजनीति से जोड़कर देखना चाहिए। शरद पवार साहब इंडिया के साथ हैं और लगातार इंडिया मजबूत हो रहा है। चलिए ठीक है। प्रोफेसर के त्रिपाठी साहब, कहावत है ना, गए थे हरिभजन को औटन लगे कपास, कहीं ये वाली कहावत तो चरितार्थ नहीं हो जाएगी आने वाले वक्त में? देखिए अक्षय जी, भारतीय राजनीति में परिवर्तन असंभावी है। भारतीय राजनीति में परिवर्तन होते रहे, लेकिन जहां तक सवाल है माननीय शरद पवार का जी, देश के एक बड़े नेता हैं और पितामह कहलाए जाते हैं और देश में आप देखिए तो इतना सीनियर लीडर शायद ही कोई हो और इतना अनुभवशील नेता है जी। तो देश के प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में गए थे। आपको मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री थे, ना कि भारतीय जनता पार्टी के नेता। ठीक बात। वो देश के प्रधानमंत्री थे और सांस्कृतिक कार्यक्रम था और देश की जो सबसे बड़ी आजादी की लड़ाई लड़ा है, जो गांधी जी के आने के पहले अगर देश में किसी ने अलख जगाई है तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। और ये लड़ाई बहुत अरसे तक चलती रही है और उनके साथ बड़ी यातनाएं थी और बड़े काबिल बेटे थे। और प्रधानमंत्री का जो भाषण था निश्चित रूप से वो अनुकरणीय है आज के भारतीय राजनीति में, कि जिस तरीके से लोकमान्य जी के बारे में उन्होंने बताया, तो वो सारी चीजों को अगर उस मंच पर माननीय शरद पवार जी हैं तो उससे कहीं कोई कविता नहीं आनी चाहिए। ये तो भारतीय राजनीति का एक तस्वीर है। गुलदस्ते में एक ही तरीके का फूल नहीं होना चाहिए। उसमें कांग्रेस के भी लीडर बैठे थे। तो यानी आपको आसार लग रहे हैं क्या कि गुलदस्ता बदल सकता है? नहीं, मेरा आसार नहीं है। गुलदस्ता तो बिल्कुल तैयार है इंडिया का। उस गुलदस्ते में सबसे बड़े फूल है शरद पवार। ठीक है, अश्वनी शाही साहब क्या जवाब देंगे? हालांकि राजनीति में कहा जाता है कि बयानों के भी बहुत मायने होते हैं, संकेतों को भी समझा जाना बेहद जरूरी होता है, और शरद पवार साहब उनको समझना आज की सियासत के वश की बात तो शायद नहीं है कि कोई उनको समझ पाए। अक्षय जी देखिए, आज जो घटना हुई है वो घटना मैं तो चाहता हूं कि देश की राजनीति में बार बार घटे, क्योंकि जो कलुषित मानसिकता के हिसाब से आज का विपक्ष चल रहा है, कम से कम वो एक समावेशी विपक्ष के रूप में सामने आए तो। लेकिन आज क्या हो गया है कि आज एक कुछ भी हो जाए, एक मानसिकता बदल चुकी है, दुश्मनी का भाव हो गया है। मंच पर वो विरोधी दलों के नेताओं में वो अब संवाद नहीं रह गया है। लेकिन आज उसी का एक नमूना मिला जो ये मैं देख पा रहा हूँ, जो पार्टी देख पा रही है। मगर इसका आप मैसेज खोजने के बाद यहाँ पर हमारे 3 लोग थे, मुखलेश जी और त्रिपाठी जी और सिंह साहब ने, तीनों लोगों ने जो भी चीजें बताया, सब लोगों ने वही बताया कि हाँ ठीक है, अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया हुआ। मैं मुखलेश जी तो उनके नेता थे वो, लेकिन के त्रिपाठी जी के और हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भाई को ये कैसे लगा कि इन लोगों ने कह दिया हाँ सब ठीक है। कांग्रेस के उपाध्यक्ष मोहन जोशी जी प्रतिनिधि मंडल लेकर जा रहे हैं उनसे मिलने, रोका जाए, लेकिन उनको शरद पवार साहब टाइम नहीं देते हैं मिलने का। उधर संजय राउत साहब कहते हैं कि नहीं जाना चाहिए, बड़े सीनियर लीडर हैं, उनको जाना ही नहीं चाहिए। उद्धव ठाकरे जी नाराज हो जाते हैं, सामना में जो लेख था वो आपने पढ़ा होगा, उद्धव ठाकरे जी वहां पर हंसी ठिठोली होती है, उस पर नाराज हो जाते हैं। तो ये एक जो है, ये सोची समझी जो इन लोगों की मानसिकता में परिवर्तन आया है माननीय मोदी जी के खिलाफ, ये उसका द्योतक है। और मैं तो कहूंगा कि शरद पवार साहब ने एक बड़ी अच्छी मिसाल पेश की है कि मंच पर जाकर
भले वो संदेश कुछ देना चाहते हो, वो जेडीयू समझ में आए और कांग्रेस को समझ में आए। उस दिन कहाँ थे चंद्रेश भाई? बेंगलोर में जिस दिन मीटिंग हो रही थी, शरद पवार साहब पहले दिन नहीं गए, किसी ने नोटिस नहीं लिया। दूसरे दिन पहुंचे, कोई बात नहीं। ममता बनर्जी जी पहले दिन नहीं आ रही थी, दूसरे दिन आ रही थी। उसके कई कारण थे, लेकिन कई लोगों को दूत बनाकर उनसे बात कराया गया कि नहीं, आप पहले दिन नहीं आएंगी तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, मैसेज चला जाएगा। यानी कि वहां के जो I-N- जो तथाकथित इंडिया बनी है, इसके लोगों को शरद पवार साहब का महत्व उस दिन नहीं पता था। ममता बनर्जी जी को मनाया आप लोगों ने, और उस दिन ये कहा गया कि सीटों के बंटवारे पर बात नहीं होगी, संयोजक पर बात नहीं होगी, तो वो मान गई और वो पहले दिन पहुंच गई। तो ये तो गिव एंड टेक का मामला है। आज उन्होंने मैसेज दे दिया शरद पवार साहब ने। नहीं, वो कह रहे हैं कि डिवाइड एंड रूल का मामला है और बीजेपी बांटो और राज करो वाली नीति पर चल रही है कि विपक्ष में दो फाड़ कैसे भी हो जाए। भले ही उम्र के लिहाज से अगर प्रधानमंत्री की पीठ पर हाथ रखा है पवार साहब ने, या सीनियर होने के नाते रखा, लेकिन उसको गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। ये विपक्षी दल तर्क दे रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, पवार साहब इतने सीनियर लीडर हैं कि उनके दो मित्र और थे, अब दोनों इस दुनिया में नहीं रहे। वो भाषण कभी आप मंच का सुनिएगा, मजा आ जाएगा। भूतपूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी और भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल जी, उनका भाषण देखिएगा उस मंच पर। किस तरीके से चंद्रशेखर जी ने कहा कि शरद मेरे से छोटे हैं और अटल जी मेरे से बड़े हैं। ये चंद्रशेखर जी का भाषण था, ये उस समय की एक नीति थी। तो वो उस समय के नेता हैं और माननीय मोदी जी उनसे जूनियर नेता हैं, इस पर हाथ रख दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बांटो राज करो कैसे करेगी? बंगलौर की मीटिंग से निकलकर वृंदा करात ने क्या कहा? लोकतंत्र की हत्या बंगाल में हो रही है, इसका मैं साथ नहीं दूंगी। और अभी एक और घटना होने जा रही है, आप देखिएगा कांग्रेस कैसे उसको निपटेगी। ठीक है। स्टालिन जी ने अपने एक पत्र लिखा है माननीय मोदी जी को कि कच्छ द्वीप 1976 में इंदिरा जी ने दान कर दिया था उनको, श्रीलंका को, जबकि संविधान में कोई संशोधन नहीं हुआ, हो सकता है उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, दान कर दिया। उसके लिए विधानसभा में जयललिता जी ने पास भी किया था अपना वहां पर, और उसके बाद भेजा, सुप्रीम कोर्ट तक गई और उसके लिए चिट्ठी लिखकर अपने सांसदों को कहा है कि प्रधानमंत्री पर दबाव बनाइए कि ये कच्छ द्वीप जो है प्रधानमंत्री उनके आने वाले थे, उससे उनसे कहा जाए कि वापस लिया जाए। ठीक है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आज का फोकस पवार साहब पर ही रखते हैं, क्योंकि इसके कई मायने भी निकाले जा रहे हैं और राजनीति के जानकार भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि यूं ही पीठ पर हाथ नहीं रखा होगा शरद पवार साहब ने। वो जानते हैं कि एक एक संकेत के क्या मायने निकल सकते हैं। मुखलेश शेख साहब, एक तीर से कई निशाने लगा दिए क्या पवार साहब ने? देखिए, पवार साहब तो हमेशा बीजेपी के खिलाफ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रहा है और रहेंगे, क्योंकि पवार साहब ने ये नहीं कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता को मैं पीठ सकता पा रहा हूँ। मोदी जी है, भारत के प्राइम मिनिस्टर है और जो भी है हमारे देश का जो नाम है दुनिया में आज अच्छा काम कर रहा है, रोशन हो रहा है। ये तो झूठ तो बोला नहीं जाएगा बैठ के टेलीविजन पे, कुछ लोग बोलते हैं कि सच बोलना चाहिए जो कुछ चीज है, लेकिन वो अगर आशीर्वाद दिए या फिर भाई समझे या फिर पुराने दोस्त है, वो तो उनकी पुरानी राजनीति है। मोदी जी भी काफी टाइम से राजनीति कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का पीठ थपथपाए। और भारतीय जनता पार्टी पे जो है पवार साहब मतलब जो है हमारे जो अभी 26 लोगों की हमारी जो आजादी बनी है उसको छोड़ के हम जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैसेज देने का काम जो है कुछ लोग कर रहे हैं और ये करने से कुछ फर्क नहीं गिरेगा। कहीं जूनियर पवार साहब की तरफ तो संकेत नहीं था कि वो जिस स्कूल के छात्र हैं उसका हेडमास्टर मैं हूं आज भी, ये मैसेज तो नहीं दे रहे थे? कहा ना कि भाई सीनियर लीडर है और मोदी जी उनसे जूनियर है, उम्र में जूनियर है, सम्मान करते हैं शरद पवार साहब का, बात खत्म हो गया। इसमें तो कोई मुझे तो नहीं दिख रहा कि भाई तलवार निकल गया या भाजपा के खिलाफ कोई बयानबाजी हो गया। अजीत दादा पवार भी उसी मंच पे था और देवेंद्र जी भी थे, हमारे मुख्यमंत्री अपने शिंदे साहब भी थे, पर जिनके विरोध में तो हम है और भाजपा के विरोध में हम है। अब भाजपा की मुद्दा उठाओ या फिर महंगाई की बात करो या और किसी की बात करो तो हम कहाँ साथ में खड़े? हम नहीं है ना। तो ये तो एक मंच था, उसपे मतलब वो नजरिया से देखा नहीं जाए, इन लोगों में गलत मैसेज देने का काम किया जा रहा है। हम अपनी जगह कायम है। ठीक है, इसको बुरा लगे चंद्रेश भाई, लोग को बुरा क्या गलत मैसेज आप लोग महाविकास आघाड़ी की तरफ से ही दिया जा रहा है?
हाँ अश्वनी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ मैं यही कह रहा था मुखलेश जी, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है, ये तो कांग्रेस कर रही है, उधर जो कर रहे हैं आपके महाविकास अघाड़ी से ही ठीक है, तलवार वहीं से निकल रही है। मैंने इसीलिए सवाल किया चंद्रेश भाई से कि चंद्रेश भाई अगर महाराष्ट्र कांग्रेस इकाई की तरफ से कहा जाता है कि अगर आप इस कार्यक्रम में जाते हैं, भले ही अब कहा जा रहा है सांस्कृतिक कार्यक्रम है, कोई बीजेपी का कार्यक्रम नहीं है, प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद थे और प्रधानमंत्री किसी एक दल के नहीं होते हैं, ये तमाम बातें हैं, लेकिन अगर विरोध करने के बावजूद, रोकने के बावजूद अगर कोई व्यक्ति पहुंचता है, ऐसे कार्यक्रम में शामिल होता है, तो फिर सवाल तो उठेंगे ना सर? अरे सर मैं आपसे थोड़ा सा एक सेकंड दीजिए, प्रधानमंत्री मैं आ गया मुकेश भाई, बताइए ना, हाँ। हमारी पार्टी है, मैं आ रहा हूँ के लोग हैं, और प्रधानमंत्री जी का कोई भी कार्यक्रम आज के दौर में सांस्कृतिक नहीं रह गया है। वो सांस्कृतिक कार्यक्रम भी राजनीतिक उद्देश्यों की परिपूर्ति के लिए करते हैं। और प्रधानमंत्री गरिमा को, प्रधानमंत्री पद की क्या गरिमा होती है, शायद प्रधानमंत्री जी ने उसको तार तार कर दिया है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब वो प्रदेश के अपने मुख्यमंत्री थे तो क्या किसी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में वो जाते थे? दिल्ली मीटिंग तक के लिए वो नहीं आते थे। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी के पास यदि विपक्ष के लिए अच्छे शब्द नहीं है और अच्छी दृष्टि नहीं है, तो विपक्ष का भी उनके लिए या उनके प्रति ना तो अच्छी सोच रहेगी, दृष्टि रहेगी, क्योंकि जो बोएंगे वो आप काटेंगे। नहीं, तमाम आरोप लगाने के बाद मंच साझा करना, प्रधानमंत्री जी का विरोध इसलिए है कि आपको महाराष्ट्र जाने के लिए समय है, लेकिन आप मणिपुर जाने के लिए नहीं, देखिए घुमाइए नहीं, ये घुमाइए नहीं, हम इसी पर रहते हैं ना। दूसरी बात, शरद पवार साहब हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हम उनसे अनुरोध कर सकते हैं कि समकालीन परिस्थितियां ऐसी हैं कि प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा न किया जाए। जाना न जाना, क्या निर्णय लेना, ये शरद पवार साहब का निर्णय होगा। यही मैं कहना चाह रहा था, यही पूछना चाह रहा था। हाँ मुकेश जी, शरद पवार साहब किसी के निर्णय को मानने के लिए बाध्य नहीं है। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, ये लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम को भी राजनीतिक रंग देने की कोशिश करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ। मणिपुर के मामले पर प्रधानमंत्री से सवाल पूछा गया। प्रधानमंत्री जी कितनी निर्लजता के साथ पब्लिक के बीच में आए और उन्होंने कहा कि राजस्थान में बेटियों का रेप हो रहा है, बिहार में हो रहा है, फला जगह हो रहा है, ढिमकाने जगह हो रहा है। प्रधानमंत्री जी, आपसे मणिपुर पर सवाल पूछा जा रहा है, आप बिहार पर बात कर रहे हैं। यदि बिहार में और महाराष्ट्र में मैं भी तो कह रहा हूँ कि यहाँ पर पवार साहब की बात हो रही, मणिपुर पर फिर चर्चा करेंगे ना, उस पर तो हम करते ही रोजाना। गलत हो रहा है तो आज तक आप चुप क्यों थे? ठीक क्या है, आप मणिपुर की घटना का इंतजार? ठीक है, नहीं, मुद्दे से भटकते नहीं है, मुद्दे से भटकते नहीं, हम रोज चर्चा करते हैं मणिपुर पर। देश की चिंता हम हमेशा सामने रखते हैं। मुकेश जी, एक महीना पहले बिहार की सरकार के साथ अलायंस में थे। ठीक, चंद्रेश भाई आऊंगा, दोबारा आऊंगा आपके पास दोबारा आऊंगा। एक ब्रेक के लिए रुकना है, लेकिन ब्रेक से पहले मुकेश भाई आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात पूरी कीजिए। ठीक है चंद्रेश भाई। मैं बता दूं सर, ये जो रोकने की बात आप कह रहे हैं कि भाई रोक रहे थे, अरे भैया हमारी पार्टी है, हम अपने आजाद इंडिपेंडेंट लोग हैं, हमारे जनता चुन के दिया, हमारे 54 MLA है, हम हमारे हिसाब से हमारे जो लीडर है वो तो चाहे वो तय करेगा, उसको तो अक्कल देने की किसी को जरूरत नहीं है। हम किसी से तो बंधे हुए धागे में तो नहीं है कि जीवन भर के लिए बंध गया है कि हम आपका ही सुनना पड़ेगा। चले बिल्कुल, यही सर सवाल था, यही सवाल था हमारे कि अगर अनुरोध करने के बावजूद अगर कोई नेता नहीं मानता है तो फिर उसका मैसेज तो जाता ही है। इस मंच पर मैं एक बात बता दूं श्रीमान जी, किसी ने शरद पवार साहब से वहां न जाने के लिए कोई अनुरोध नहीं किया था। अरे सर, शिवसेना उद्धव गुट ने बाकायदा सामना में लेख लिखा है, मुख्य पत्र है उनका, और महाराष्ट्र कांग्रेस इकाई की तरफ से भी कहा गया कि आप वहां पर मत जाइए, गलत संदेश जाएगा। बात है, सामना आपत्ति दर्ज करा सकती है, वो गलत विषय है, लेकिन शरद पवार साहब से किसी ने भी कार्यक्रम में न जाने के लिए कोई अनुरोध नहीं किया था। ये बात नहीं चलाया जा रहा। चलिए, ये तो आप इस बात को खारिज कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र इकाई के नेता हैं। मुकेश जी हमारे साथ हैं, पूछिए ना मुकेश जी से कौन अनुरोध किया था। ठीक है, वो तो कह रहे हैं कि हम किसी बंधे थोड़ा ही हैं। मैं बताऊंगा। एक ब्रेक ले सर, टीवी की मजबूरी तो आप समझते ही ना, एक ब्रेक के लिए हमें रुकना है, एक ब्रेक के लिए रुकना है, ब्रेक के उस पार। सम्मान पर सियासत में उफान है, मोदी पवार साथ विपक्ष को आघात है। हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं, सभी मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मैं प्रोफेसर के त्रिपाठी साहब आपके पास आऊंगा। अब लोग तो ये भी सवाल पूछने लगे कि पवार साहब हैं किसके साथ।
जनता के साथ। त्रिपाठी जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही जी। अच्छा जी, बताइए। हाँ, अब लोग ये भी सवाल पूछेंगे ना कि पवार साहब आखिर हैं किसके साथ? देखिए, गठबंधन किसी और के साथ, मंच किसी और के साथ, ये कंफ्यूजन क्यों? वैचारिक रूप से मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि वैचारिक रूप से वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़े खुले शब्दों में बताना चाहता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले आपने खुले शब्दों में कहा था कि राजनीति में कोई किसी के साथ जा सकता है, तमाम संभावनाएं भी हैं। लेकिन अभी तक जो इतिहास है, पिछला इतिहास अगर देखा जाए तो कभी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं। इसलिए शरद पवार को इस मौके पे कहना, उनको इस पचड़े में डालना अच्छी बात नहीं, क्योंकि वो देश के सर्वमान्य नेता भी हैं और एक उनका एक पूरे देश में उनकी एक इज्जत है। राजनीतिक, सारे राजनीतिक दलों में एक उनका कद है। बिल्कुल, चाहे पार्लियामेंट में बोले, चाहे बाहर बोले, तो उनकी एक जनता में एक इज्जत है और किसानों के बहुत बड़े नेता है, मसीहा कहा जाता है। लेकिन उन्होंने जो काम किया है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भारतीय राजनीति से जो लोगों में कड़ता बरस रही थी, उस कड़ता को उन्होंने कम किया और एक सांस्कृतिक मंच पर पहुंच करके, देखिए, वैचारिक रूप से हमारे विचार अलग हो सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सब मिल करके ही देश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। डॉक्टर लोहिया ने भी कहा था बहुत पहले, जब पहला आया था, तो जो पहला नो कॉन्फिडेंस मोशन इस मुल्क में ले आया गया है पार्लियामेंट में, तो उसके जनक थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया उसके बाद तमाम कांग्रेसी नेताओं के साथ उन्होंने चाय पानी की और एक अच्छा भाषण दिया। तो कहीं न कहीं मुखालफत जो है वो हमारे भारतीय राजनीति के लिए बहुत जरूरी है। अगर एक ही किस्म के फूल हो जाएंगे, अगर 543 सीट जब भाजपा को मिल जाएगी तो नहीं चलेगा ना, लोकतंत्र तो नहीं चलेगा। लोकतंत्र चलाने के लिए विपक्ष बहुत मजबूत होना चाहिए। हमारे विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर हम कहीं मंच साझा करते हैं या कहीं देश और मुल्क की बात करते हैं या कहीं हम अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बारे में कोई बात करते हैं, तो उसको हर आदमी को सुनना चाहिए, उसका आचरण में लाने की कोशिश करना। अब आप जानते हैं कि आज जो कहा है लोकनायक, उनके बारे में जो कहा है, हमारे जो देश के वैसा नेता शायद ही इस मुल्क में न पैदा हुआ न पैदा होगा। ठीक है, लेकिन मैं आपसे एक सवाल और फिर मैं अश्वनी भाई के पास जाऊंगा। आप दिल पर हाथ रख के बताइएगा, अगर यही स्थिति एनडीए का कोई साथी होता, बीजेपी का कोई बहुत करीबी होता जो एनडीए में भी शामिल है, अगर वो किसी विपक्षी एकता के मंच के साथ इस तरह की तस्वीरें साझा करता, तो भी आपका जवाब यही होता? देखिए अक्षय जी, वो मैं कह रहा हूँ ना कि वो राजनीति नहीं है, वहाँ राजनीति हो ही नहीं रही। इस पे राजनीति करना, राजनीतिक रोटी सेकना, ये तो गलत है, गलत संदेश दे रहे हैं। ठीक है, तो देश के प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था। ठीक है, और आजादी की लड़ाई में जो महायोद्धा जिसको कहा जाता है, जिन्होंने आजादी गांधी जी के आने से पहले जो लाल बाल गोपाल की बात कर रहे थे, वो देश में 3 नाम ऐसे हैं जिसका हर बच्चा आजादी की लड़ाई को अगर पढ़ता है तो उसको याद करता है। ठीक है अश्वनी जी, ऐसे समय पे अगर कोई राजनीतिक रोटी सेकने का काम करता तो गलत बात। ठीक है, तो ये शिवसेना उद्धव गुट रोटी सेक रहा है क्या अश्वनी भाई? फिर देखिए, क्योंकि सामना में लंबा चौड़ा, मैं आऊंगा त्रिपाठी जी आपके पास, मैं आऊंगा। ये रोटी सेकने की बात सही है, लेकिन जो हमारे नेता शरद पवार हैं, जो देश के नेता हैं, सबके नेता हैं, ठीक है, लेकिन उसके लिए ये छोटे छोटे दलों को उनके ऊपर प्रभावित करना, उनसे कुछ कहना, मुझे तो लगता है जैसे सूरज को दिया दिखाने का काम है। शरद पवार उससे बहुत नीचे। ठीक है, तो यानी दिया दिखाने का काम तो अश्वनी भाई हो ही रहा है ना फिर, कि एक तरफ कह रहे हैं कि नहीं हमारी विपक्षी एकता मजबूत है, बिल्कुल होनी चाहिए, विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए, लेकिन अगर विपक्षी दल का कोई दिग्गज नेता अगर वो अपने विरोधी के मंच पर अगर चला जाता है, भले ही आप उसको दिलासा देने के लिए कह दें कि भाई सांस्कृतिक कार्यक्रम था, प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, इस बात में भी सच्चाई है, लेकिन मंच साझा करना क्या ये सवाल पैदा नहीं करेगा अश्वनी भाई? अक्षय जी, देखिए 2-3 बातें हैं। अभी मैं पहले कहता हूं कि आज के टाइम्स ऑफ इंडिया चंद्रेश जी पढ़ लीजिए, उसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है, मोहन जोशी साहब जो है जा रहे थे मिलने, और कोई जगताप जी हैं वहाँ पुणे के जिला अध्यक्ष मुखलेश भाई की पार्टी के, उन्होंने कहा है कि पहले से समय नहीं लिया था इन लोगों ने, ये मना करने आ रहे थे,
तो हम मिलने का समय नहीं दिया गया। ये मना ही करने जा रहे थे मोहन जोशी जी, तो कह रहे हैं कि किसने कहा। और सबसे ज्यादा विरोध किसने किया? देखिए, प्रोफेसर साहब है, जनता दल यूनाइटेड अपना बिहार में है, जो महाविकास अघाड़ी है उसके एक नेता हमारे सामने बैठे हैं, दूसरा सामना में छप गए हैं। विरोध कौन कर रहा है? और तीसरा, एक तो शरद पवार साहब ने वहां मैसेज दिया जाकर कि भाई हम क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। चौथा मैसेज दे दिया मुखलेश भाई ने। अभी मुखलेश जी ने कहा कि भाई देखिए, हम एक स्वतंत्र पार्टी है, हमारे 54 MLA हैं। अब ये तो मुझे मैसेज समझ में नहीं आया, मैं तब से खोज रहा हूँ आखिर कहाँ है वो। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है। ये चंद्रेश जी की मुस्कुराहट बता रही है कि ये क्या खोजने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो मानते हैं एनसीपी हमारे साथ है, आज अजीत दादा उसका नेतृत्व कर रहे हैं, 54 हमारे साथ हैं। तो इसलिए मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा विरोध एमबीए कर रही है कि उसको लग रहा है कि अगर इतने बड़े कद का नेता इधर उधर गया तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी फिसल के। ये जो तथाकथित I-N-I बना हुआ है, ये डैश ही रह जाएगा, बाकी सब खत्म हो जाएगा। ये इस समय जो है चिंतित ये लोग हैं। ठीक, चंद्रेश भाई क्या कहेंगे? महाविकास आघाड़ी रहेगा, संभावना कितनी? देखिए, ऐसा है कि जो हमारी अलायंस है वो अलायंस है और आगे भी रहेगी और मजबूती के साथ रहेगी। 2024 में हम सरकार बनाने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के खेमे में काफी हलचल है। इस समय पूरे देश का ध्यान मणिपुर पर है और मीडिया में लोग चाहते हैं कि मणिपुर पर चर्चा हो, लेकिन लोगों का ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक प्रायोजित अभियान है ताकि लोगों का ध्यान शरद पवार साहब पर चला जाए। और मुखलेश जी कह रहे हैं 3 महीने पहले का है और एक प्रायोजित अभियान है। शरद पवार 3 महीने पहले का है, किसी ने उनको रोकने का काम महीना पहले का उठा के देख लीजिए। जहाँ जाना है जाएंगे। मुखलेश भाई तो इनसे कहिए ना कि प्रायोजित अभियान कह रहे हैं, मैंने कुछ नहीं कहा है। अब मुझे एक मिनट, किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के राष्ट्रीय आंदोलन के किसी महानायक के पुण्यतिथि पर या किसी कार्यक्रम में कोई जाता है तो उसको राजनीति के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। नहीं, ये प्रायोजित आपने किस हिसाब से कहा? क्यों आपको लगा कि प्रायोजित था? और स्वाभाविक चंद्रेश भाई, ये प्रायोजित क्यों लगा आपको? इसमें जाना स्वाभाविक है। दूसरी बात, सुनील जी ने कहा I-N-, इंडिया बोलिए ना खुल के। इंडिया राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का हिस्सा है। ये भारत को जोड़ने का अभियान है। देश की सांप्रदायिकता के विरुद्ध एक आवाज है, महंगाई और गरीबी के विरुद्ध आगाज है। ठीक है, और मणिपुर के लोगों को न्याय दिलाने की एक आगाज है। नहीं, अब मेरे सवाल का जवाब चंद्रेश भाई, अब मेरे सवाल का जवाब, मेरी आवाज पहुंच रही ना जी? हाँ, अब मेरे सवाल का जवाब, ये प्रायोजित क्यों लगा आपको कि ये बीजेपी ने प्रायोजित किया? यानी क्या बीजेपी के ट्रैप में फंस गए या प्रधानमंत्री के मुंह में चले गए पवार साहब? नहीं, हम ट्रैक में नहीं फंसे हैं। आजकल नेशनल मीडिया जो है बीजेपी के ट्रैक में फंसी हुई है और बीजेपी भाई साहब ये मत कहिए, नाचना है आंगन टेढ़ा, नाचना है आंगन टेढ़ा, ये ठीक नहीं है ना। सुनिए ना एक मिनट, बीजेपी इस तरह की बातों को जानबूझकर इस तरह की बातों को उछलवाती है अपने लोगों के माध्यम से ताकि देश के लोगों का ध्यान मुख्य मुद्दे से हट जाए। शरद पवार साहब एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में गए, हमारे देश के राष्ट्रीय आंदोलन के एक महान क्रांतिकारी का कार्यक्रम था, उसको याद करने का दिन था और उसमें हर पार्टी के लोग थे, इसलिए उसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश न की जाए। ठीक है, आपने कहा कि राजनीतिक रंग देने की कोशिश ना की जाए। साहब हमारे साथ हैं, थे और आगे भी रहेंगे, इस बात की हम गारंटी लेकर बताते। ठीक है, अब संजय द्विवेदी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रेश भाई, संजय द्विवेदी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप प्रवक्ता शिवसेना हैं, आपने कहा कि कोई दो फाड़ नहीं है, महाविकास आघाड़ी भी मजबूत है और आपका विपक्षी गठबंधन इंडिया भी पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ा हुआ है। संजय द्विवेदी साहब, फिर ये मुखपत्र सामना में लेख लिखने की जरूरत क्या पड़ गई संजय राउत साहब को? देखिए, ऐसा मैं इसकी बता दूंगा आपसे, सामना तो जब हम बीजेपी के साथ में थे तब भी हम बीजेपी के खिलाफ लिखते थे, तो थोड़ी ना, सामना एक पेपर है, जो चीज होती है वो सामना दिखाता है ना। लेकिन महाविकास अघाड़ी जो गठबंधन है, चाहे तोड़फोड़ कितनी भारतीय जनता पार्टी कर ले, चाहे कुछ भी कर ले, चाहे एनसीपी तोड़ दे, चाहे शिवसेना तोड़ दे, चाहे कोई और अन्य पार्टियां तोड़ दे, तो बोलते देखिए तोड़ विधायक ले जाने से सरकार तो आप बना सकते हैं। अब कर्नाटक में क्या हुआ, आपने तोड़ फोड़ करके सरकार गिरा दी थी। आज इतना प्रचंड
बहुमत दे दिया कर्नाटक की जनता ने कि उनको हम धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। आप सरकार, आप अगर सरकार बनाना चाहते हैं, इससे पहले भी मैंने देखा जब बीजेपी सरकार हुआ करती थी तो 3-4 विधायक कम रहते थे तो कांग्रेस ने कभी तोड़फोड़ नहीं की या किसी दूसरी पार्टी ने तोड़फोड़ नहीं की, लेकिन तोड़फोड़ करके आप 40 विधायक 30 विधायक आप ले जा रहे हैं अपनी पार्टी में, तो पहले तो आपको ये सोचना पड़ेगा कैसे आपकी पार्टी चलेगी। चलिए ये आपके ऊपर मैं छोड़ दिया, कोई बात नहीं, लेकिन आज की डेट में महाविकास अघाड़ी बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त है। माननीय शरद पवार जी, माननीय उद्धव ठाकरे जी, माननीय सोनिया गांधी, माननीय हमारे जो खड़गे जी हैं। ठीक है, आपने सारे माननीयों का नाम ले लिया संजय द्विवेदी साहब, लेकिन मुझे ये बता दीजिए क्या शरद पवार साहब को मंच साझा करना चाहिए था? ये नहीं, आप मेरी बात समझिए कि इंडिया जो हमारी बनी है, जो इंडिया हमारा नहीं, इंडिया पर मेरा सवाल ही नहीं सर। मैं द्विवेदी साहब, मैं इंडिया के बारे में अभी सवाल ही नहीं कर रहा हूं, वो तो आगे करूंगा। मैं आपसे सिर्फ जानना चाह रहा हूं कि शरद पवार साहब ने मंच साझा कर गलती की, उन्हें नहीं जाना चाहिए था? नहीं, देखिए बड़े नेता है, उनके विषय में हम कुछ कह नहीं सकते। उतनी उम्र में उतनी हमारी राजनीति का समय हो ऐसा नहीं है। उनके बड़े नेता हैं, क्या विचार उनके हैं, क्या नहीं विचार है, वो क्यों मन साझा किया, उसका जवाब तो माननीय शरद पवार जी दे सकते हैं। नहीं तो आप लोगों ने अनुरोध क्यों किया था? आप लोगों की तरफ से ये अनुरोध क्यों किया गया कि इस कार्यक्रम में अगर आप जाते हैं तो विपक्षी एकता का जो गठबंधन है इंडिया, उस पर असर पड़ेगा? नहीं, अनुरोध तो देखिए किया जाता है ना, ऐसा थोड़ी ना कि हम अनुरोध भी न करें, किसी से बात भी ना करें, किसी जैसा नहीं होता है ना। हम तो बात भी कर रहे हैं, उनका क्या है, वो तो बड़े नेता है, उसका जवाब देंगे वो। आप बल्कि उनसे पूछा जाए है, उसमें हम लोग तो हमने भाई कहा कि आप ना जाइए। चंद्रेश भाई, अगर वो गए तो उनकी अपनी वो है, वो अपना उसका जवाब देंगे आपको। क्या स्पष्ट सिग्नल मिलने तक इसी तरह से बचाव किया जाएगा जब तक कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिलता? कोई बचाव नहीं है, मैं आपको एक बार फिर स्पष्ट कर देता हूँ। हो सकता है कि शिवसेना की तरफ से कोई पहल की गई हो, लेकिन मैं आपको बता दूं इंडिया की तरफ से कोई पहल नहीं की गई है। नहीं, इंडिया की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं महाराष्ट्र कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। हो सकता हो कि संजय द्विवेदी साहब मीडिया के माध्यम से जो खबर आई हो उस आधार पर अपनी बात कर रहे हो, क्योंकि मैं आपको अंदर खाने की बात बता रहा हूँ, एकदम सत्य बात बता रहा हूँ। उनको कार्यक्रम में न जाने के लिए किसी ने अनुरोध नहीं किया था, किसी ने कोई मनाही नहीं की। ठीक है, एक ब्रेक पर जाना है मुकेश भाई। इस कार्यक्रम को किसी ने सिफारिश नहीं की थी, किसी ने अनुरोध नहीं किया था। मुकेश भाई, आप नहीं, जो सच्चाई है दर्शकों को पता चलना चाहिए, आप स्पष्ट कीजिए, क्योंकि आपकी पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, आप लोगों को जानकारी होगी। मुकेश भाई बिल्कुल सत्य बात बोलेंगे, भाई जानते हैं। नहीं चंद्रेश भाई, दबाव मत बनाइए, वो स्वच्छंद है, वो कह रहे हैं कि हम दबाव में आकर कोई बात थोड़ा बोलते हैं। मुकेश भाई, किसी ने कोई अनुरोध नहीं किया। ठीक है चंद्रेश भाई, ठीक है मुकेश भाई, अनुरोध नहीं किया था, जबरदस्ती उन्होंने तो पहले ही कह दिया। ठीक है, सुन लीजिए मुकेश भाई कुछ कह रहे हैं। चंद्रेश भाई सुन लीजिए। हाँ मुकेश जी, 3 महीना पहले एक कार्यक्रम तय किया गया था और इनको पूरे सबको जो ट्रस्टी जो लोग हैं उनको पूरी तरह से मनाया, और ये तब तक अजीत दादा पवार साहब जो है, ये जो हमारे आज सरकार में गए हैं, जिसे का भतीजा है, रिश्तेदारी है, वो तो धोने से भी दाग निकलेगा नहीं, जब तक जिंदा है, और मर गया तो भी तो रिश्ता तो खत्म होता ही नहीं है। तो ये लोग जब गए हैं तो ये थोड़ा सा टाइट हो गया मामला, कि नहीं जाना चाहिए। ये संजय राउत साहब की तरफ से भी बातें था, कांग्रेस के नाना पटोले जी का भी बातें हैं कि इन लोगों ने कहा था पवार साहब जो इस तरह की माहौल है ये ठीक नहीं है, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो पवार साहब का यही कहना था कि 3 महीना पहले जो है ये तय किया गया, पवार साहब के तरफ से स्टेटमेंट आया। अभी आपके सामने चंद्रेश जी खारिज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं गारंटी लेता हूं कि उनसे किसी तरह का कोई अनुरोध नहीं हुआ, ना कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और शिवसेना का भी वो जहां तक दावा कर रहे हैं। देखिए अभी किस तरह कर रहे हैं मुझे नहीं पता, जो मुझे पता है, मैं मुंबई शहर में बैठा हूँ, मैं ऑफिस में जाते रहता हूँ, मुझे पता है कि ये चर्चा का विषय है कि शिवसेना की तरफ से भी संजय राउत का सुबह जो स्टेटमेंट आया था, सुबह संजय राउत का स्टेटमेंट आने के बाद 3 बजे के बाद थोड़ा सा नरम पड़ा नजर आ रहा था। ठीक, एक और ब्रेक का वक्त है। आम चर्चा मैं बता रहा हूँ, एक आम चर्चा
किसी मामले का सियासी रंग क्या होगा, जाने से क्या होगा, न जाने से क्या होगा, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, इस पर एक चर्चा होना एक आम बात है। किसी ने ऑफिशियली पवार साहब को मना नहीं किया। चले ठीक है, अभी आप गारंटी ले रहे थे, अब आप कह रहे हैं ऑफिशियली, थोड़ी देर बाद कहेंगे नहीं अनऑफिशियली मैं कह रहा हूं मुझे जानकारी नहीं है। एक और ब्रेक के लिए रुक जाते हैं, बने हुए हैं। मैं मुखलेश भाई आपके पास आऊंगा क्योंकि ब्रेक पर जाने से पहले आप अपनी बात पूरी करना चाहते थे, अपनी बात भी पूरी कीजिए। और साथ ही एक सवाल इस बात को लेकर भी है कि क्या चाचा भतीजा के अभी भी साथ आने की कोई संभावना है, क्योंकि मंच पर तो पवार साहब भी थे, वो मुलाकात करने भी पहुंचे थे, आशीर्वाद लेने भी पहुंचे थे। कुछ समीकरण बन सकते हैं क्या इस तरह के? चाचा भतीजा राजनीति पे साथ नहीं है, घर पर साथ है। अगर चाचा बीमार हो तो जरूर भतीजा पूछेगा, भतीजा बीमार हो तो चाचा पूछेगा। ये बात अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव भी कहा करते थे। लेकिन वक्त का इंतजार करिए, तो भी फैसला होगा, अच्छा ही फैसला होगा। और ये ना शक करे कि हमारे दोस्त लोग या जो लोग हैं जो हमारे बारे में अफवाह फैला रहे हैं, कुछ लोग क्या शरद पवार साहब मंच में चले गए, कुछ फर्क ही नहीं गिरता मंच में। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है वो, मोदी जी के मंच में कोई भी अगर बुला लेगा। मैंने बहुत से जगह पे देखा है, इसमें कांग्रेस के लीडर भी होते हैं, शिवसेना के लीडर भी हुआ करते थे, और अभी ये जो है सुशील कुमार शिंदे भी कांग्रेस के हैं। तो ये सब चीजों को जो लोग अभी आज की तारीख में माहौल रंग दे रहा है, ये ठीक नहीं है। ये राजनीति करने नहीं गए थे, ये जो गए थे 3 महीना पहला इलेक्शन किया था। और संजय राउत साहब का सुबह बयान मैंने देखा है, और उसके बाद 3 बजे उनका जो बयान जो था उससे जो थोड़ा सा था समझ में आ गया कि भाई ये चीजें जो इस तरह की नहीं है। पहले गलत सोचने लगे थे कि भैया इस तरह जाने से क्या होगा। अरे भाई, हमारी पार्टी एनसीपी है, शरद पवार सर्वसर्वा एनसीपी की आदि थी, मालिक है, हम जनता उनके साथ है, कार्यकर्ता उनके साथ है। और रही बात, शरद पवार साहब डिसीजन लेगा कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, और दूसरा कोई उसके मालिक नहीं है, दूसरे किसी का जो शरद पवार साहब सुनने वाले भी नहीं है। ठीक है, संजय द्विवेदी साहब डंके के चोट न करते हैं, डंके के ठीक है नहीं, ठीक, ये तो स्पष्ट है कि शरद पवार साहब डंके की चोट पर अपनी राजनीति करते हैं। संजय द्विवेदी साहब, क्या आप लोग अफवाह फैला रहे हैं क्या? मैंने हम नाम नहीं फैलाएंगे भाई, हम अफवाह नहीं फैला रहे हैं। शिवसेना कभी अफवाह नहीं फैलाती है। हमारा गठबंधन मजबूत है और निष्पक्ष। मैंने आपसे कहा एक बात नहीं, तो मुखलेश शेख साहब ने कहा कि कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं, तो कुछ लोगों में तो शिवसेना भी आती, उद्धव गुट और कांग्रेस भी आ रही है। मैंने नहीं कहा, इनका नहीं कहा, आपस में झगड़ा मत लगाइए। लोगों में भाजपा भी आती है, भाजपा छोड़ दे रहे हैं। ठीक, नहीं, इंडिया के विरुद्ध लड़ेगी चुनाव, और एनडीए के विरुद्ध चुनाव लड़ेगा महाराष्ट्र में। अभी तक जितने चुनाव हुए हैं रिजल्ट आप देख लीजिए, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं चर्चा नहीं करूंगा। जितने भी चुनाव हुए हैं महाराष्ट्र में, आप उसका रिजल्ट देख लीजिए। इनकी 28 साल पुरानी सीट ये हार गए। ठीक, अब आगे की बात करते हैं ना, आगे की पीछा रहने दीजिए, पीछे से तो कोई लाभ होगा नहीं। मुझे ये बताइए कि जो विपक्षी गठबंधन इंडिया है, आज इस मंच साझा करने के बाद आपको लग रहा है कि इसका मैसेज गलत गया कहीं ना कहीं? संजय द्विवेदी जी, हमसे मुद्दा जी नहीं, मैं देखिए मैंने क्या कहा, पहले भी बात मैंने कही। अब शरद पवार जी जो हैं बड़े नेता हैं, उनकी अपनी सोच है, उनकी विचारधारा है, तो उनकी विचारधारा, हर आदमी की अपनी विचारधारा होती है। तो फिर रोकने का प्रयास क्यों किया? जब आप इस बात को स्वीकार करें कि विचारधारा है, कोई किसी पर दबाव नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है कि महाविकास अघाड़ी है तो सबका अपना अपना अस्तित्व है। अगर हिंदुत्व की बात करते हैं तो वो हिंदुत्व की बात नहीं करते हैं, कांग्रेस हिंदुत्व की बात नहीं करती है। तो इसमें मतलब थोड़ी ना होता कि हम गठबंधन में नहीं रह सकते हैं। ऐसे बहुत से गठबंधन है, जैसे पीडीपी से गठबंधन हुआ भारतीय जनता पार्टी का। नहीं तो संजय राउत साहब तो बड़े दिग्गज नेता हैं, राउत साहब तो बड़े दिग्गज नेता हैं, उनसे ऐसी चूक कैसे हो गई कि उनको पता है कि अगर मुख्य पत्र सामना में अगर लेख लिखेंगे तो इसका मैसेज तो और दूर तक जाएगा? नहीं, ऐसा कोई नहीं। देखिए, वो पत्रकार हैं, पहले पत्रकार है, फिर राज्यसभा सदस्य है, शिवसेना नेता है। तो अच्छा, उनकी अपनी विचारधारा है, जो विचारधारा से वो शुरू से लिखते रहे, आज थोड़ी ना लिख रहे हैं कोई। ठीक है, हम भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन में थे, एनसीपी के लोगों को बहुत बुरा लगा है। आपके चैनल के माध्यम से बता दे रहा हूँ। संजय द्विवेदी साहब, संजय द्विवेदी साहब, और एक सीनियर लीडर के बारे में लिखे, हम उनके साथ हैं और हमेशा रहेंगे। और
उद्धव साहब ठाकरे शरद पवार साहब से सलाह लेते हैं, लेकिन वो लिखा तो हमारे कार्यकर्ता को दिल में दर्द है। द्विवेदी साहब, आपके चैनल पर द्विवेदी साहब, सवाल यकीन का है, भरोसे का है। वो कह रहे हैं कि अगर आपको हम पर भरोसा नहीं है तो फिर जब भरोसा जहां पर नहीं होता है वहां दोस्ती कैसे टिकती है? नहीं, भरोसा पूरा है, ऐसा नहीं है, एक गलत है, भरोसा नहीं, भरोसा पूरा है। और आपके जो पत्र हैं, समाचार पत्र होते हैं, आपके संपादक जो हैं वो अपनी विचारधारा से लिखते हैं, वो संगठन की विचारधारा से हम नहीं कह सकते हैं। आप तो ये मतलब ये शिवसेना उद्धव गुट की विचारधारा नहीं है, ये सिर्फ संजय राउत साहब ने अपने मुखपत्र में लिखा है क्योंकि उसके संपादक हैं। अच्छा जी, मेरी बात सुन लीजिए पूरी बात। आपके न्यूज चैनल्स हैं, उनकी विचारधारा अलग हो सकती है। आपके जो सर न्यूज चैनल्स की क्या विचारधारा होती है? हमारी तो एक विचारधारा है, राष्ट्र सर्वोपरि, और सच्चाई क्या है? उस पर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो चीज होती है उसी पे आदमी लिखता है, उसी बात करता है। तो यहाँ पे पार्टी गलती हुई राउत साहब से, गलती कर गए राउत साहब। गलती में नहीं कर सकता हूँ, पार्टी फोरम अलग होता है, ठीक है, पार्टी की बैठक अलग होती है। चंद्रेश भाई संक्षेप में फिर एक रिएक्शन अश्वनी भाई से भी। चंद्रेश जी, आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये शुभ संकेत है क्या विपक्षी गठबंधन इंडिया के लिए? क्योंकि आपस में तकरार किसी भी मामले को, भरोसा बड़ी चीज होती है ना एक दूसरे पर। कोई बात नहीं है, और मैं दोनों प्रवक्ताओं से मदद करता हूँ कि थोड़ा सा मतलब धैर्य के साथ वस्तु स्थिति को समझने के बाद ही कितना आप जो है पॉलिश लगाएंगे चंद्रेश भाई। मुखलेश भाई ने सीधा कहा कि हम संजय राउत का विरोध करते हैं और आप उसको जो है साइलेंस करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। मीडिया के किसी चर्चा के आधार पर कोई बयान जारी नहीं किया जाता। मैंने आपसे पहले भी कहा। ठीक है, एक फाइनल रिएक्शन अश्वनी भाई, एक फाइनल रिएक्शन आपका जरूर चाहूंगा इस पर, क्योंकि वही मेरा सवाल अब भी है, संक्षेप में हाँ ना में जवाब दे दीजिएगा कि पवार साहब किसके साथ? इंडिया के पवार साहब ये तो मुखलेश भाई ने बता दिया किसके साथ है, 54 MLA किसके साथ है, इन्होंने बताया कि उनके साथ है, उनको आपको संदेश चला जाना चाहिए। एक बात और बता दो, संजय द्विवेदी साहब जो ये बात कह रहे हैं कि और इसका विरोध मुखलेश जी ने कर दिया, लेकिन मुखलेश जी आपने उस कांग्रेस के नेताओं का विरोध नहीं किया कि जब शरद पवार साहब मंच पर थे और बाहर विरोध हो रहा था, तो ये भी एक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा आपने ध्यान दिया उस पर भी देखिए ना कि कांग्रेस के नेता विरोध कर रहे थे, और यहाँ पर जो है चंद्रेश भाई कह रहे हैं कि नहीं हम एक साथ हैं। ये तो भाई बड़ी दोहरी। चलिए, बड़ी माफी के साथ आप सभी को रोक रहा हूँ कि चर्चा में समय इजाजत इससे ज्यादा आगे नहीं देता, हम वैसे भी आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन जिस तरह से मंच साझा करने को लेकर सियासत उफान पर तो है, इस बात पर आप मरहम लगाने की कोशिश भले कीजिए, लेकिन सच्चाई है वो तो सामने आती है। लेकिन शरद पवार साहब का अगला रुख क्या होगा, अब सबकी निगाह इस पर भी है, क्योंकि कहा जाता है कि महाराष्ट्र की सियासत के बीच में पितामह अगर कोई दांवपेच चलते हैं तो उसके पीछे बड़ी लंबी रणनीति भी होती है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और इसी के साथ लोकतंत्र में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी।